नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और अब बारी है 7वें और अंतिम चरण के मतदान की, जिससे जुड़ी हर एक खबर आज गंगा सवेरा में हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, और 7वें चरण के लिए हर दल के सियासी शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अब 7 मार्च को वोटर्स की बारी है। एबीपी गंगा आपको यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा। सूबे की सियासत से जुड़ी हर एक तस्वीर आपके सामने रखेगा। तो चलिए फौरन करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में थम गया है चुनाव प्रचार का शोर और आज 7वें चरण के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होने वाली हैं। 7वें चरण के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है 7 मार्च को। 9 जिलों की 54 सीटों पर डाले जाएंगे वोट और 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला वोटर्स करेंगे। तो यूपी चुनाव का सोमवार 7 मार्च को फाइनल राउंड है, जिसमें पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें आजमगढ़ है, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल हैं। इन 9 जिलों से 613 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भविष्य का फैसला वोटर्स को करना है। इनमें कई दलों के दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं, जिनकी साख इस बार दांव पर लगी हुई है। यूपी का अंतिम युद्ध किससे जिताएगा यू? चक्रव्यूह का 7वां द्वार, पूर्वांचल से तय होगी सरकार। 54 सीट की महाजंग, भगवा या लाल रंग। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई आखिरी दौर में आ गई है। 7वें दौर का प्रचार खत्म हो चुका है। अब सबकी निगाहें 7 मार्च की तारीख पर टिकी हैं, जब यूपी के 9 जिलों की 54 सीट पर वोट डाले जाएंगे। क्योंकि नेताओं को जितना जोर लगाना था, जितना पसीना बहाना था, बहा लिया। अब बारी है जनता की, जो मैदान में उतरे 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। सियासी रण के आखिरी चरण में अब 7 मार्च को 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि पिछली बार 9 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 10 की 10 सीटें आजमगढ़ में जीतेंगे। तो बीजेपी के अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही कि इस बार आजमगढ़ में परिवर्तन होगा, कम से कम 3 सीटें बीजेपी जीतेगी। आपको बता दें कि 7वें चरण में 2,05,51,521 मतदाता हैं। इनमें 1,09,00,000 पुरुष और 96,49,000 महिला मतदाता हैं, जबकि 1,017 थर्ड जेंडर हैं। वहीं 7वें चरण में जातिगत समीकरण को साधते हुए सभी राजनीतिक दलों ने पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि इस चरण में दलित और मुस्लिम की आबादी एकजुट हो जाए तो गेम बदल सकता है। आजमगढ़ में 16% मुस्लिम है और 25% दलित। वहीं मऊ में 19% मुस्लिम और 22% दलित है। जौनपुर में 11% मुस्लिम और 22% दलित है। गाजीपुर में 11% मुस्लिम और 20% दलित है। ठीक इसी तरह चंदौली में 11% मुस्लिम और 23% दलित है। वाराणसी में 15% मुस्लिम और 13% दलित है। भदोही में 13% मुस्लिम और 12% दलित है। मिर्जापुर में 8% मुस्लिम और 26% दलित है, जबकि सोनभद्र में 6% मुस्लिम और 23% दलित है। मतलब सभी जिलों में दलित और मुस्लिम की बड़ी आबादी है। हालांकि पिछली बार ये समीकरण फेल हो गया था। भाजपा ने 67% सीट जीत ली थी, जिसमें भाजपा गठबंधन को 36, समाजवादी पार्टी को 11, बसपा को 5 और 1 सीट निषाद पार्टी को मिली थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? क्योंकि इस बार लड़ाई एकदम टक्कर की नजर आ रही। भाजपा हो या सपा या फिर कांग्रेस या बसपा, सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन किस्मत किसकी खुलेगी, इसका फैसला जनता का वोट तय करेगा। अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो 22 की जो फाइनल लड़ाई है उसे आपने समीकरणों के जरिए समझ लिया, लेकिन 7वें चरण को यूं ही फाइनल रण नहीं कहा जा रहा है। दरअसल इस चरण में प्रत्याशियों के साथ ही कई दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर लगी है। और आखिरी रण में वाराणसी और आजमगढ़ में भी चुनाव होने हैं। जहां वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहीं आजमगढ़ अखिलेश यादव का गढ़ है। इसलिए जीत हार दोनों ही साख का सवाल साबित होंगे। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
सातवें दौर की सबसे बड़ी परीक्षा, दांव पर लगी 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा। सीट का पूरा खेल, कौन होगा पास, कौन होगा फेल। यूपी की आखिरी लड़ाई में 9 जिलों की 54 सीट है, लेकिन इस चरण में कई वीआईपी सीट है तो कई ऐसे महारथी हैं जिनकी साख दांव पर लगी है, क्योंकि इस चरण में सबसे बड़ा इम्तिहान योगी सरकार के 7 मंत्रियों का होना है, जिसमें अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी, गिरीश चंद्र यादव, रमाशंकर सिंह, संगीता बलवंत बिंद और संजीव गोंड जैसे महारथियों के नाम हैं, जिनकी इस चरण में सबसे बड़ी परीक्षा होनी है। वहीं सबकी निगाहें वीआईपी सीट पर भी टिकी है। 7वें चरण में कई ऐसी सीटें हैं जहां दिग्गजों के बीच आमने सामने की लड़ाई है, या जिन सीटों को जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। इसमें गाजीपुर की जहूराबाद सीट सबसे हॉट सीट है। यहां सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की भाजपा के कालीचरण राजभर से सीधी टक्कर है। वाराणसी की दक्षिण सीट पर योगी सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी की सीधी टक्कर सपा के कामेश्वर दीक्षित से है। ठीक इसी तरह आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट पर सपा के रमाकांत यादव की टक्कर भाजपा के रामसूरत राजभर से है। मऊ की घोसी सीट पर भी सबकी निगाहें हैं। यहां सपा के दारा सिंह चौहान की लड़ाई भाजपा के विजय राजभर से है। आपको बता दें, दारा सिंह चौहान योगी सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन बाद में भाजपा छोड़ सपा में शामिल हो गए। लेकिन सबसे कड़ा मुकाबला काशी की शिवपुर सीट पर है। यहां योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की टक्कर ओम प्रकाश राजभर के अरविंद राजभर से है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर भाजपा की अलका राय और सपा के मनु अंसारी के बीच सीधा मुकाबला है। ठीक इसी तरह मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की टक्कर भाजपा के अशोक सिंह से है। अब इनमें से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन इन सब के बीच वाराणसी की भी इसी चरण में परीक्षा होनी है। ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पिछली बार भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सभी सीटें जीत ली थी। इस बार भाजपा पर अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। तो एक परीक्षा अखिलेश यादव की भी है, क्योंकि 7वें चरण में आजमगढ़ भी है, जहां 10 सीटें हैं। 2017 में यहां 5 सीटें सपा ने, 4 सीटें बसपा ने और 1 सीट भाजपा ने जीती थी। लेकिन इस बार काशी से आजमगढ़ तक कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, इसका फैसला अब जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। कानपुर देहात में भाजपा नेता अमरेश त्रिपाठी की हत्या का मामला है। भाजपा नेता अमरेश त्रिपाठी की पीट कर हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद में अमरेश त्रिपाठी की हत्या की गई है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, उपाध्यक्ष के पद पर अमरेश त्रिपाठी थे और हत्या के बाद पुलिस बल मौके पर मौजूद है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कौन है इसके पीछे, अब ये पुलिस पड़ताल कर रही है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के पद पर अमरेश रहे थे और हत्या के बाद पुलिस बल मौके पर मौजूद। घनश्याम पाल जगह पे आक्रमण कर रहा था, उसी को लेकर बच्चा वहाँ गया हुआ था। वहाँ पे इसके ऊपर हमला हो गया। हमले में 4-5 लोग थे, उसमें सर पे राट मारी और उसके बाद ये वहाँ पे गिर गया। तो हम लोगों को पता चला तो हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल में मृतक घोषित कर दिया गया। थाना भोगनीपुर के पोखराया कस्बे में यहाँ ये बगल में घटना स्थल है। यहाँ पे एक ज़मीन के मामले में 2 पक्षों में गाली गलौज हुआ। उसके बाद कुछ युवक यहाँ घटना स्थल पे आ गए, उनसे बातचीत हुई। इसी बीच हाथापाई हुई और
और उसमें से एक को चोट आई थी जिसको हॉस्पिटल ले जाते हुए उनकी डेथ हो गई है। इस संबंध में अब तक डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जो संबंधित है उनसे तहरीर ली जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता विकास दीवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, अभी फिलहाल क्या जानकारी है पूरे मामले को लेकर? देर रात का मामला है और कानपुर देहात के पुखराया है। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं अमरेश, और इनका जमीनी विवाद चल रहा था। ये ट्रस्ट की जमीन बताई जा रही है जिस जमीन पर विवाद चल रहा था, और पाल समुदाय के कुछ लोगों से इनका विवाद था, जिसके चलते रात में कुछ कहासुनी हुई है। और कहासुनी के बाद वहां पर इतना विवाद बढ़ गया कि पीट कर इस भाजपा नेता की हत्या हो गई। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और चलिए अगली बड़ी खबर चंदौली से आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी के काफिले पर हमला हुआ है। मुगल सराय सीट के प्रत्याशी के काफिले पर हमले की खबर है। प्रचार से वापस लौटते वक्त अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से रमेश जायसवाल की गाड़ी तोड़ी गई। हमला किया गया भाजपा प्रत्याशी के काफिले पर, और मुगल सराय सीट के प्रत्याशी के काफिले पर हमला हुआ है। देर शाम ये हमला हुआ है, इस बात की जानकारी है। देखिए इस पूरे मामले की अब पड़ताल हो रही है। बताया जा रहा है कि जब वो लौट रहे थे प्रचार के बाद तो ये हमला हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात काशी की कर लेते हैं, जिसे 7वें और आखिरी चरण के लिए हर सियासी दल ने केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार किया। फिर वो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। इसलिए कहा भी जाने लगा है कि जिसने जीती काशी उसे मिलेगी सत्ता की चाबी। यानी सवाल अब यह है कि डमरू वाले की सरकार काशी करेगा किसका उद्धार? यूपी की आखिरी लड़ाई, सबको बाबा की याद आई। यूपी के रण क्षेत्र में काशी का गेम चेंजर शो। 22 की आखिरी बाजी किसे जिताएगी काशी? चुनाव यूपी का है लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि इस बार काशी में क्या होगा, क्योंकि आखिरी दौर की लड़ाई के लिए जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों ने काशी में डेरा डाला, उससे सवाल बड़ा है कि इस बार काशी का आशीर्वाद किसे मिलेगा, क्योंकि काशी को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 7वें चरण के रण में पूरा जोर काशी पर है। राजनीतिक दल हर तरह से काशी में अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डेरा डाल दिया और इसके साथ ही रोड शो किया, तो वहीं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रोड शो करके, दमदार रोड शो करके सड़क पर अपना दमखम दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में शुक्रवार को रोड शो किया तो बनारस भगवा रंग में रंगे। क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ा। ये 2022 के यूपी चुनाव में पीएम मोदी का पहला और आखिरी रोड शो था, जहां पीएम मोदी की अलग अलग तस्वीर देखने को मिली। पीएम मोदी 3 दिन तक काशी में रहे। यहाँ पीएम मोदी ने काशी की 8 नहीं बल्कि आखिरी चरण की सभी 54 सीटों को साधने की कोशिश। आपको बता दें कि 2017 में भी पीएम मोदी ने ऐसे ही आखिरी चरण में काशी में डेरा डाल दिया था और यूपी की चुनावी बाजी को पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में झुका दिया था। हमारे विरोधी लोग हैं, एक बार भी उनसे सुना कि भाई अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदो, अपने देश में बनी हुई चीजों का उपयोग करो, हमारे देश की चीजों को बढ़ावा दो, एक बार भी सुना क्या? अगर ये आपके मित्र होते, ये आपका भला चाहते, तो आप जो चीजें पैदा करते उसको बेचने के लिए बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन इस बार काशी के अलग अलग रंग देखने को मिले। जहां काशी मोदी के साथ इसका भगवा रंग दिखा, तो वहीं अखिलेश यादव के साथ इसका लाल रंग भी देखने को मिला।
अखिलेश ने काशी में अपने प्रचार की ताकत अपने सभी सहयोगियों को एकजुट कर दिखाई, जिसमें ममता बनर्जी से लेकर ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, शिवपाल यादव से लेकर हर गठबंधन के साथी शामिल हुए। इसके बाद अखिलेश ने शुक्रवार को पीएम मोदी के रोड शो के जवाब में एक रोड शो भी किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अलग रंग देखने को मिला। अखिलेश यादव ने काशी में हर वो काम किया जो पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने रोड शो निकाला तो अखिलेश ने भी रोड शो निकाला। पीएम मोदी ने जनसभा की तो अखिलेश ने भी जनसभा की। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए तो अखिलेश ने महामृत्युंजय मंदिर और बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। दर्शन की इस रेस में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शुक्रवार को काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। मतलब काशी में राजनीति का वो हर रंग देखने को मिला जो पूरे चुनाव में अब तक नहीं दिखा। कहते हैं काशी की गलियां छोटी हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा। यहाँ की बूंद बूंद में गंगा है तो कण कण में शंकर। लेकिन शिव की भक्ति और काशी की शक्ति को साधने के लिए पहली बार महायज्ञ हुआ, लेकिन जीत का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये बड़ा सवाल है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर, जहां आज यूक्रेन से लौटे छात्रों से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 10 बजे सीएम आवास पर मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी, प्रदेश के अलग अलग जिलों के 50 बच्चों को बुलाया गया है। तो यूक्रेन से जो बच्चे हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं उनसे मुलाकात आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं और यूक्रेन के हालातों और वतन वापसी के अनुभव पर उनसे बात करेंगे मुख्यमंत्री। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए जारी है ऑपरेशन गंगा और इसी कड़ी में जो छात्र छात्राएं वापस आ रहे हैं उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात होगी और उनके अनुभव जानेंगे मुख्यमंत्री कि वतन वापसी करके कैसा वो महसूस कर रहे हैं, वहां के हालातों के बीच कैसे उन्होंने वहां पर सरवाइव किया और अब जब वो अपने घर वापस आए हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन में युद्ध जैसी मुश्किल हालातों से अब तक हजारों भारतीयों की वतन वापसी कराई जा चुकी है, जिसमें यूपी उत्तराखंड के सैकड़ों छात्र भी शामिल हैं जो पढ़ाई के लिए यूक्रेन में थे। इन छात्रों की घर वापसी से जहां उनके परिवार ने राहत की सांस ली है, तो वहीं छात्र यूक्रेन के हालातों पर दिल दहला देने वाली कहानी भी बयां कर रहे हैं। साथ ही अभी भी यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए सरकार का ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। 6 अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार में कितनी खुशी है जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे उनके हिंदुस्तान आने के बाद। जब 23 की सुबह कीव में अटैक हुआ तो मैं काफ़ी डर गई थी। सब लोग काफ़ी डर गए थे एक पल के लिए। जब वहाँ अटैक हुआ तो वेनेसिया में भी हो सकता था कभी भी, क्योंकि फाइटर जेट भी दिखे थे और हम लोग काफ़ी डर गए थे। और हमेशा कुछ वहाँ पे क्या होता था, अलार्म बजते थे। आपको जब बंकर में जाना है आपको अपने साथ मेडिसिन रखना, कुछ पैक आइटम रखने रहते थे और वाटर लेके आपको हमेशा जाना पड़ता था बंकर में छुपने। मुझे तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरे सामने ही 9 फायरिंग हुई थी। मिलिट्री ने 9 एयर फायरिंग किया था। मैं एकदम डर गई थी कि मेरे ऊपर ही फायरिंग ना हो जाए। वहाँ पे हालात बहुत बुरे थे। वहाँ पे लोग जब हमें पता चला तो वहाँ पे मैं वेस्टर्न साइड में रहती थी तो हमने मतलब कोई ब्लास्ट नहीं सुना, लेकिन एयर साइरेंस बजते थे मिलिट्री के द्वारा। तो हम बंकर्स में चले जाते थे, अपने थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल्स अपने जो भी सामान होते थे उनके साथ, जैसे दवाई हो गया, कुछ फूड पैकेट्स हो गए और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हम अंदर चले जाते थे बंकर्स में। ये 24-25 को, फिर 26 को हमने बस बुक करी खुद से और हमने 50 बच्चों को इकट्ठा किया और उस बस से हम बॉर्डर तक गए। बॉर्डर पे 12 किलोमीटर पहले ही हमें बस ड्रॉप कर दी क्योंकि ट्रैफिक थी। तो ट्रैफिक लगी तो हम 12 किलोमीटर हम पैदल चल के गए अपने लगेज के साथ। अपने सारे कंबल वगैरह रख रखे थे ताकि कहीं ठंड लगे। फिर हम बॉर्डर पहुंचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, धक्का मुक्की, लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे थे क्योंकि सबको अपने आगे जाना था, सबको अपनी जान प्यारी थी। उसी को बहुत टेंशन